हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। में ये कहानी का 41वां और लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगले ही पल चिराग ने अपने होठों को उसके होठों के ऊपर रख दिया। हर पल हमारा इश्क तुम्हारे लिए बढ़ता ही जा रहा है पीहू, इतना कि हम खुद पर काबू तक नहीं रख पा रहे। चिराग ने अपनी किस ब्रेक करते हुए कहा। वो बिना पूछे चाहता तो नहीं था उसे किस करना, लेकिन जैसे ही उसने वो गंदा सा सपना देखा जिसमें पीहू उससे दूर जा रही थी, वो खुद को रोक नहीं पाया और आँख खोलते ही पीहू के होठों को चूमकर उसे उसने अपनी बाहों में कैद कर लिया। पीहू ने भी एक छोटी सी स्माइल की और फिर चिराग के दोनों गालों को सहलाते हुए बोली, हम आपके हैं, आप हमको कभी भी छू सकते हैं चिराग। अभी वो कह ही रही थी कि चिराग ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं पीहू, तुम हमारी बीवी हो, मोहब्बत हो, कोई गुलाम नहीं हो जो जब हमारा मन चाहेगा तब तुमको छुएंगे। मोहब्बत की है हमने तुमसे, सिर पर बिठाया है। यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, यू डिज़र्व द वर्ल्ड पीहू। चिराग की यह बात सुनते ही पीहू की आंखें नम हो गई और अगले ही पल वो चिराग के सीने से जा लगी। वो कैसे ये सुनने के बाद खुद को रोक सकती थी। उसे आज समझ आ रहा था कि क्यों कृति ने कभी भी अक्षराज के बारे में कुछ गलत क्यों नहीं कहा, क्यों एक अनजान शख्स होने के बाद भी उस पर खुद से ज़्यादा यकीन किया। मोहब्बत दिल को खुद ब खुद इजाज़त देना सिखा देता है जनाब, दिमाग तो यूं ही बदनाम है हर फैसले लेने पर। चिराग ने भी पीहू को अपनी बाहों में भर लिया, उसकी बैक को धीरे धीरे कर सहलाने लगा। वो उसकी सॉफ्ट बैक जहाँ हल्की हल्की लव बाइट्स उसे फील हो रही थी और वो फ्लोरल स्मेल उसकी बदन से आ रही थी, वो हर दफ़ा चिराग को अपना दीवाना बना रही थी। वो उसकी खुशबू में खोता जा रहा था। रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने और भी ताज़ा होता जा रहा था और हमेशा ही वो ताज़ा रहेगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के इतने खास पल को कैसे भूल सकता है। तभी पीहू के कान के पास चिराग आया और अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, क्या हम एक बार और आपको किस कर सकते हैं। उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसने अपना सिर चिराग के सीने से निकाला और अगले ही पल उसे अपने होठों पर चिराग के सॉफ्ट होठ महसूस हुए, वही सॉफ्ट होठ जिसे उसने अभी कुछ देर पहले बड़ी ही शिद्दत से चूमा और रात भर न जाने कितनी ही बार तराशा था। चिराग के हाथ पीहू के बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे और वो उसे बहुत ही ज़्यादा डीप किस कर रहा था। दोनों की टंग एक दूसरे के साथ सिंक हो रही थी और दोनों ही एक दूसरे को अंदर तक फील कर पा रहे थे। चिराग ने पीहू के होठों को किसी चॉकलेट की तरह सक कर रहा था, मानो उसे उसकी फेवरेट चॉकलेट मिल गई हो। वहीं पीहू चिराग के हर एक एक्शन को रिप्रोवोक कर रही थी। उसके एक्शन भी चिराग से कम नहीं थे। पुरानी हवेली में वो पुरानी सी हवेली पूरी तरह विश्वास ठाकुर की चीखों से गूंज उठी, क्योंकि अक्षराज एक बहुत ही बुरी तरह से उसकी उंगलियां तोड़ रहा था। क्यों इन्हीं हाथों से छुआ था ना हमारी कृति को, हमारी बीवी को। अब न ये हाथ रहेंगे और न ही ये उंगलियां। ये कहते हुए अक्षराज ने फिर से उसकी एक उंगली को तोड़ दी। आह नहीं चिराग। अभिनय, बलराज ठाकुर, मालती ठाकुर सब लोग मिलकर ये तमाशा देख रहे थे। हाँ, आज यहाँ मालती ठाकुर भी आई थी। आखिर वो भी अपने ज़माने की शेरनी रह चुकी थी। अकेले अपने पति के मरने के बाद बेगूसराय की सत्ता पर वो अकेली राज करने वाली औरत थी। वो कैसे पीछे हो सकती थी जब बात उसके परिवार के ऊपर आ चुकी थी। वो विक्रम ठाकुर के बारे में तो पहले से जानती थी, लेकिन विश्वास के बारे में उन्हें पहली बार पता चल रहा था। हाथ कटवा कर बाहर कुत्ते को खिला दो साले को, हमारी बहू को छूने की हिम्मत की साले ने। मालती जी चिल्लाते हुए बोली। अक्षराज ने एक नज़र विश्वास की उंगलियों को देखा और फिर उसकी आंखों की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वो बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा था। वहीं उसके सामने विक्रम ठाकुर बंधे हुए थे, जो बस अपनी किस्मत पर रो रहे थे, क्योंकि पहले बेटे की वजह से वो पहले अक्षराज से मार खा चुके थे। अब दूसरे बेटे की वजह से
सीधा यमराज के पास जाने वाले थे। अक्षराज ने एक जोरदार लात विश्वास को मारी और वो लात खाते ही दूर जाकर गिर गया। और चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, क्योंकि अंत तुम भी जानते हो और ये सारी दुनिया भी। अक्षराज की आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी जो विश्वास को और भी डरा रही थी। विश्वास की चीखें और तेज हो गई। साले को जिंदा मत छोड़ना। आया था हमारे परिवार को तोड़ने। तूने सच में साबित कर दिया कि ठाकुर का बस खून ही काफ़ी है ठाकुर जैसे फौलादी जज्बा पाने के लिए। मालती जी चिल्लाते हुए बोली, आखिर सच ही तो बोल रही थी वो। अगर देखा जाए तो अक्षराज कोई ठाकुर नहीं था, पर उसने अपनी माँ का सरनेम लिया था। उसके अंदर भी चौधरी का ही खून था, पर उसके संस्कार अलग थे, वो खुद अलग था। इसलिए तो वो अक्षराज ठाकुर था। हमारी बीवी, वो हमारी बीवी, हमारी लक्ष्मी है। हम उसे अपने सिर पर बिठा कर रखते हैं। उसकी आंखों में आंसू देखकर दुनिया जला सकते हैं, और तूने उसके बारे में ऐसा बोला। अक्षराज विक्रम ठाकुर के गले को जोर से दबाते हुए बोला। विक्रम ठाकुर को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो जिसे अक्षराज की सबसे बड़ी कमजोरी मान रहा था, वो तो उसकी सबसे बड़ी ताकत निकली। वो गलत था और अब वो हार चुका था। अक्षराज की पकड़ विक्रम ठाकुर के गले पर मजबूत होती जा रही थी और पीछे से बलराज ठाकुर आए और विक्रम ठाकुर के मुंह पर एक जोरदार पंच देते हुए बोले, साले भाई, माना था तुमको, पर तुम तो सांप निकले। सौतेला भाई होने के बाद भी तुमको हम अपना जैसा माने। तुमको प्यार दिया, इज्जत दी, ठाकुर खानदान के पैसे में हिस्से दिए, साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ परिवार का साथ भी दिए। पर तुमने क्या किया? हमारे पीठ पीछे छुरा भोंका। बलराज ठाकुर की आवाज़ में एक दर्द था जो सब लोग वहाँ समझ पा रहे थे। आखिर सच में चोट तो तब ज़्यादा लगती है जब अपने ही लोग पीछे से वार करते हैं। भाई तो अपने ही होते हैं ना, फिर क्यों हर घर में भाई भाई का सगा नहीं होता, सिर्फ कुछ पैसों और रुतबे के लिए। विक्रम की आंखें अब शर्म से नीचे झुक गई थी, क्योंकि बलराज ठाकुर की हर एक बात 100% सच जो थी। उसे अब सांस नहीं आ रही थी। अब वो सांस लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो भी अब इस दुनिया से जाना चाहता है। बलराज ठाकुर ने जैसे ही अक्षराज के शोल्डर पर टैप किया, अक्षराज के हाथ रुक गए और वो अगले ही पल विक्रम ठाकुर के पेट में एक जोरदार लात मारते हुए बाहर की ओर चला गया। अभिनय विश्वास के पास आया और उसकी वो अधमरी हुई हालत देखने लगा। सच में ऐसा लग रहा था जो वो अब कुछ ही पलों का मेहमान है। अब क्योंकि उसकी जो हालत थी वो देखकर कोई भी समझ जाएगा कि उसका समय आ गया है। इसलिए उसने एक नज़र अक्षराज को देखा जो उसका ही इशारे का इंतज़ार कर रहा था। अभिनय मालती जी और ठाकुर जी के पास जाते हुए बोला, आप दोनों भी अब जाइए, हम अपना काम खत्म करके आते हैं। अभिनय की यह बात सुनकर मालती जी और बलराज ठाकुर दोनों ही समझ गए कि आखिर वो लोग भी इस दौर से गुजर चुके थे, इसलिए वो भी अब यहाँ से निकल गए। हमारी बीवी है वो धृति अक्षराज ठाकुर है वो। उसे छूने की कीमत अपनी जान देकर भी नहीं दे पाओगे तुम दोनों। सुना तुमने? अक्षराज ने दोनों को देखते हुए कहा, और सच ही तो कहा था। और सच ही तो कही थी उसने ये बात जब उसने बोला था कि वो उसकी आंखों का दीवाना है। तो वो बेशक गलत नहीं था। जब उसने बोला था कि वो उसकी आंखों में आंसू नहीं दे सकता था, तो वो भी बेशक गलत नहीं था। और जब उसने कहा कि वो पूरी दुनिया को आग लगा सकता है अगर किसी ने उसकी कृति को चोट पहुंचाई, तो वो भी गलत नहीं था। और आज उसने हर एक बात साबित भी की थी। हॉस्पिटल में अक्षराज की नज़र आराम से सो रही कृति के ऊपर थी जो गहरी नींद में थी। उसे नर्स से पता लगा था कि धृति ने बच्चे को फीड कराया और उसके बाद कुछ विटामिन की दवाई देकर वो आराम कर रही है, इसलिए वो भी चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। वैसे भी वो अपने सुकून के पास आया था जो कि कृति थी। उसके कपड़े साफ थे, उसका चेहरा बिल्कुल ही शांत लग रहा था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो अभी वही अक्षराज ठाकुर था जिसने
अभी कुछ देर पहले ही विश्वास और विक्रम ठाकुर को मार दिया था। उसके कपड़े अब बदल चुके थे। वो फ्रेश होकर आया था यहाँ। वो इस माहौल में कृति को कुछ भी नहीं बताने वाला था। ऐसा नहीं था कि वो ये बात छुपाएगा, लेकिन अभी नहीं, शायद कुछ दिनों या कुछ महीनों या फिर कुछ सालों बाद ज़रूर इस बात को वो बताएगा कृति को। अक्षराज यही सब सोचते हुए कृति के फिंगर के साथ खेल रहा था। लेबर में जाने से पहले कृति का मंगलसूत्र और रिंग जो अक्षराज ने उसे दिया था वो उसे निकाल दिया गया था, पर अब उसने वो सब पहनना शुरू कर दिया था। अक्षराज अब उसी रिंग को प्यार से सहला रहा था और उसके साथ खेल रहा था, और साथ ही साथ कृति के हाथों को अपने होठों से लगातार चूमे जा रहा था। और शायद इसकी खबर कहीं न कहीं कृति को बखूबी लग चुकी थी, इसलिए तभी उसने नींद से धीरे धीरे के आंखें खुलने लगी और उसकी अपनी पलकें धीरे से खोलते हुए अक्षराज को देखा, जिसे देखते ही कृति के चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। वो उठकर बैठने लगी। ये देखते ही अक्षराज ने उसके पीछे की पिलो को ठीक किया और उसे बैठने में मदद करने लगा। कृति ने अक्षराज के स्लीव को पकड़ लिया और उसके सीने से लगते हुए कहा, कहाँ थे आप सुबह से आज? हम आपका कितने देरी से इंतज़ार कर रहे थे अक्ष। कृति की इतनी प्यारी शिकायतें सुन अक्षराज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो कृति के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके माथे को चूमकर बोला, कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया था बीवी, इसलिए जाना पड़ा। उस काम का आज ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। ये कहते हुए अक्षराज की आंखों में एक अलग ही इमोशन आ गई थी, जिसे उसने अगले ही पल उसे छुपा लिया। वहीं कृति अक्षराज का ये सवाल सुनते ही बोली, क्या हमसे भी कोई ज़रूरी काम था जो आपको हमारी याद नहीं आई? कृति का ये सवाल सुनते ही अक्षराज अगले ही पल बोला, नहीं कृति, ना ही हमारे लिए कभी तुमसे ज़रूरी कुछ था और ना ही कभी कुछ होगा। यहाँ तक कि बात रही याद की, तो याद तो वो आते हैं जो हमसे दूर हो, लेकिन तुम तो हमारे पास हो, हमारे दिल में हो, हमारी रूह में हो, हमारे कण कण में हो। ये कहते हुए अक्षराज ने कृति के सर को एक बार फिर से चूम लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। वहीं कृति की सांसें कुछ पल के लिए रुक गई। आखिर अक्षराज से वो कभी भी नहीं जीत सकती थी। उसकी दीवानगी हर पल बस अक्षराज के लिए बढ़ती ही जा रही थी। अभी कृति कुछ कहती कि कमरे का दरवाज़ा खुला और दो नर्स अंदर आते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा बड़े ठाकुर, लेकिन बच्चे एक साथ रोने लगे, इन्हें माँ के पास जाना है। सच में नर्स के हाथों में दोनों ही बेबीज़ बहुत रो रहे थे। ये देखते ही अक्षराज ने हाँ में इशारा किया और नर्स ने आकर कृति को एक बेबी दिया, जो कृति की गोद में जाते ही चुप हो गया। ये देखते ही वहाँ के नर्सेस एक पल के लिए शॉक में रह गए। वहीं दूसरे बेबी को अक्षराज ने नर्स से ले लिया और बोला, आप अब जा सकती हैं, अगर कोई ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे आपको। उसके इतना कहते ही दोनों नर्सें वहाँ से जल्दी से चली गई। हमें लगता है इन दोनों को भी अपने पापा की याद आ रही है, इसलिए तो आपके आते ही इन्होंने रोना शुरू कर दिया। कृति ने बेबी को सहलाते हुए कहा, जो अब पूरी तरह से चुप हो चुका था। अक्षराज ने अपनी बेबी गर्ल को देखा, जो उसके चेहरे को एकटक देख रही थी। उसकी नन्ही उंगलियों ने अक्षराज की उंगलियों को कैद करके रखा था। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें बिल्कुल अक्षराज के चेहरे को ही देखे जा रही थी। यह देख अक्षराज के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी जान अपने हाथों में ले रखी हो। तभी कृति ने अक्षराज को अपने पास बेड पर बैठने का इशारा किया। अक्षराज बेबी के साथ बेड पर बैठ गया और आगे बढ़कर कृति के माथे को चूम लिया। उसके ऐसा करते ही बेबी गर्ल जो अक्षराज की गोद में थी वो रोने लगी। ये देखते ही अक्षराज उसे चुप कराने लगा और कृति बोली, अक्ष लगता है इसे भी आपकी किस्सी चाहिए। उसकी यह बात सुनते ही अक्षराज ने चूमते हुए बेबी गर्ल के माथे को वापस से चूम लिया
और हुआ भी वैसा ही। कृति ने जैसा कहा था। बेबी गर्ल चुप हो गई और अक्षराज को एकटक होकर फिर से देखने लगी। अभी अक्षराज और कृति दोनों ही एक दूसरे को कुछ कह पाते कि कृति की गोद में बेबी बॉय रोने लगा। ये देखते ही कृति ने बेबी बॉय के गालों को बारी बारी से चूम लिया। कहा, अरे रे, आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपको भी पापा की किस्सी चाहिए? पापा ने आपको किस्सी नहीं किया इसलिए रो रहे हो आप? मम्मा है ना, मम्मा देगी आपको किसी। कृति की ये बात पर अक्षराज मुस्कुरा दिया और दोनों बच्चों को देखकर कुछ सोचने लगा। उसे ऐसे सोच में गुम कृति बोली, क्या हुआ अक्ष, आप क्या सोच रहे हैं? अक्षराज ने और बोला, हमारी फैमिली पूरी हो गई है कृति। जो सपने हमने बचपन में देखा था एक हैप्पी फैमिली की, वो सपने अब पूरे हुए हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी इतनी हसीन हो पाएगी कभी, पर फिर तुम आई हमारी ज़िंदगी में और फिर सब कुछ बदलता चला गया। और आज भगवान जी ने फिर से हमारी किस्मत पूरी तरह से बदल दी। उस अक्षराज ठाकुर की किस्मत को चमका दिया जिसने कभी अपनी किस्मत को माँ से इनकार कर दिया था। अक्षराज के हर एक शब्द के अंदर का वो दर्द वो पता चल रहा था जो उसने आखिरी बार तब देखा था जब अक्षराज ने अपने डार्क पास्ट को उसे बताया था। कृति ने अक्षराज के गालों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ अक्ष, हमारी एक फैमिली है। वो जानती थी अक्षराज के अंदर अभी भी बहुत से इमोशन चल रहे हैं उसके पास्ट को लेकर, और जब तक वो उसे ये एश्योर्स नहीं दे देगी तब तक वो शांत नहीं होगा। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद कमरे का गेट धीरे से नॉक हुआ और डॉक्टर अंदर आई। डॉक्टर के साथ वहीं नर्सेज भी आई थी। डॉक्टर दोनों की तरफ देखते हुए बड़े ठाकुर, वो बच्चों के इंटरनेट चेकअप का समय हो गया है तो आप प्लीज़ बच्चों को वापस से नर्स को दे दीजिए। वो चेकअप के बाद बच्चों को वापस से आपके कमरे में ले आएगी। डॉक्टर की बात सुनते ही अक्षरा और कृति दोनों ही बारी बारी बच्चों को देखने लगे, मानो वो उन्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहते हो। लेकिन चेकअप भी ज़रूरी थी, इसलिए अक्षराज ने अपना सिर हाँ में हिलाया और दोनों नर्सेज ने आकर बच्चों को अपने साथ ले गई। वही बच्चों के जाने के बाद डॉक्टर ने कृति की मशीनों को मॉनिटर करना शुरू किया। कुछ देर ऐसे ही सारी चेकिंग करने के बाद वो कृति के पास आई और बोली, आप अपनी मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन लेते रहिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं और ट्विंस के बाद तो बॉडी बहुत कमज़ोर भी हो जाती है, इसलिए ये मल्टीविटामिन्स आपको स्ट्रेंथ देंगे। कृति ने ये सुनकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी डॉक्टर ने अपने पॉकेट से एक क्रीम निकाली और कृति की तरफ बढ़ाते हुए बोली, और ये क्रीम स्टिच मार्क्स के लिए, इसे लगाने के बाद आपके स्टिच मार्क्स अपने आप फेड होने लगेंगे। रात का वक्त दोनों ही बच्चे कृति के पास लगे झूले में सो रहे थे और अक्षराज कृति के बेड को बनाकर सोफे की तरफ ले जा रहा था कि तभी कृति ने उसे रोकते हुए कहा, अक्ष, हमारे पास आइए ना, बहुत जगह है यहाँ पर। ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, नहीं बीवी, हम परेशान नहीं करना चाहते तुम्हें, और वैसे भी तुम्हें अभी आराम की सख्त ज़रूरत है। पर क्या कृति उसकी बातें मानने वाली थी? नहीं। वो दोबारा बोली, नहीं अक्ष, हमें आपकी बाहों में सोना है, अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। अब अक्षराज अपनी हार मानते हुए उसके पास आ गया और बोला, आ गए हम बीवी, अब ठीक है ना? कृति ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और मुस्कुराते हुए अक्षराज को अपने पास बैठने की जगह दी। अक्षराज ने बैठते ही कृति ने अपना सिर उसकी गोद में रख लिया। अक्षराज ने धीरे धीरे करके कृति के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई। कुछ ही पलों में दवाई के असर से कृति की आंखें बंद हो गई और वह गहरी नींद में चली गई। पर अक्षराज अभी भी उसके बालों में हाथ फेर रहा था। वो उसके चेहरे को देख रहा था तो कभी अपने दोनों बच्चों को प्यार से देख रहा था। उसकी फैमिली थी ये सोचते ही उसके दिल में हज़ारों बटरफ्लाइज उड़ने लगे। जिस अक्षराज ने कभी फैमिली शब्द पर विश्वास न करने का सोचा था, आज वह अपनी फैमिली के साथ था। अक्षराज ने चेहरे पर पूरी रात एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रही। हाँ, वो एक बार फिर से पूरी रात नहीं सोया था। जैसा पहली बार कृति से प्यार करने के बाद वो पूरी रात बस उसे देखता हुआ
जगा रह गया था, वैसे ही आज की रात वो फिर से अपने रूम में पूरी रात अपनी इस छोटी सी प्यारी फैमिली को देखकर जागता रहा। वो आज के अक्षराज ठाकुर को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि ये वही अक्षराज ठाकुर है जिसे प्यार जैसी चीज़ में विश्वास नहीं था, जिसके लिए कोई इमोशन बस बोलने के कुछ शब्द थे और जिसके कि ये ज़िंदगी सिर्फ सहने का एक नाम थी। क्योंकि इस कमरे में बैठा जो अक्षराज ठाकुर है उसे अच्छे से पता था कि उसकी ज़िंदगी में प्यार का क्या मतलब है, इमोशन कितने ज़रूरी है और ज़िंदगी वो तो जीने के लिए बनी है। एक सप्ताह बाद हम कैसे लग रहे हैं? वो अक्षराज की तरफ घूमते हुए बोली। अक्षराज जो अपने हाथों में अपनी वॉच पहन रहा था, उसने जैसे ही कृति को देखा उसकी पूरी बॉडी एक पल के लिए जम सी गई। उसकी पलकें झपकना बंद हो गई, उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई। उसके दिल में एक अनजानी सी धुन बजने लगी और वो बस उस मोमेंट में खो सा गया। उसकी आंखें भर आई और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि वो अपनी आंखों के आंसू पहली बार छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ नंदिनी ठाकुर की साड़ी में लिपटी कृति बिल्कुल उसे अपने बचपन की याद दिला रही थी। वो बचपन जो भले ही अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी भी एक खरोच तक न आने दी। तब तक वो जिंदा थी। वो कृति के पास आया और उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। उसने ये इतनी सावधानी से किया था कि मानो अगर उसने जरा सी भी अपनी ताकत दिखाई तो कहीं कृति को चोट लग सकती थी। तुम सूरज नहीं हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी की रोशनी लगती हो। सोना न चांदी न हीरा, सिर्फ तुम हसीन लगती हो। अब तुमको सजने संवरने की क्या ही ज़रूरत है। तुम सादगी में जेवर से ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। इतना कहकर भी और कैसे बताए कि तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। अक्षराज ने कृति के गालों को सहलाते हुए कहा और उसकी आंखों में देखने लगा, मानो आंखों ही आंखों में सब कुछ बताना चाह रहा हो। और वैसे भी कृति नहीं समझेगी तो कौन समझेगा उसे। वहीं कृति अक्षराज की इस शायरी से बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसने कई बार अक्षराज को इमोशन होते हुए देखा था, लेकिन आज अक्षराज की आंखों में कुछ और था और वो जानती थी वह क्या चीज़ थी। वो उसकी खामोशी भी पढ़ ले और यहाँ तो उसकी आंखें थी, अक्षराज की गहरी काली आंखें थी। उसने अक्षराज के दिल के ऊपर हाथ रख लिया और उसे सहलाते हुए बोली, माँ, आज हमने जहाँ से भी देख रही होगी वो बहुत खुश होगी। अक्ष, आपके पास सब कुछ है अक्ष, सब कुछ जो माँ ने कभी चाहा होगा कि उनका छोटा सा अक्ष मासूम महसूस करे। ये फैमिली, ये खुशियाँ, ये दुनिया, ये सब कुछ आज आप और हम साथ हैं, हमारे प्यार की निशानी है। और अभिनय भी तो है ना, आपका छोटा भाई अक्ष। उसने कहा था ना कि कृति उसकी आंखें पढ़ सकती है, वो उसे समझ सकती है। अक्षराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने कृति के दोनों गालों को बारी बारी करके चूम लिया, फिर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। अब चले नीचे। अक्षराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला। कृति ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और अक्षराज के हाथों में हाथ डालकर नीचे चली आई। हॉल में 1 हफ्ता हो गया था आज उनके बच्चे को इस दुनिया में आए। वो दोनों कल शाम ही घर आ गए थे। आज उनके बच्चों का नामकरण था, एक ऐसा दिन जिसका दोनों को ही पिछले 1 हफ्ते से इंतज़ार था। हॉल में, अब तुम लोग भी बच्चे बन गए हो क्या? परेशान करके रख दिया है। दोनों छोटे छोटे बच्चों को दादी पीहू, राबिया, अभिनय और चिराग की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि ये चारों ही सुबह से बच्चों के साथ खेलने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। चारों की लड़ाई भी वैसे ही हो रही थी मानो बच्चे ना हो कि कोई खिलौना हो। दादी, हमने 10 मिनट भी अच्छे से नहीं खेला है इस बच्चे के साथ, इसके साथ आप हमको क्यों बोल रही है ऐसे? चिराग ने दादी की बात पर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। उसकी बात सुन अभिनय भी आगे आते हुए बोला, अरे तुमने तो 10 मिनट भी खेला है, यहाँ हमको तो कोई दे ही नहीं रहा है बच्चों को अपने हाथ में लेने भी। अरे तो आपके पास बच्चे आएंगे तो रोने लगेंगे, इसलिए नहीं दे रहे हैं अभी।
राव्या हंसते हुए बोली। पीहू भी चिराग की तरफ देखते हुए बोली, हाँ इसलिए बस जब बच्चे सो जाएंगे तब आप देख लीजिएगा उन्हें। पीहू और राव्या की बात सुन अभिनय और चिराग का मुंह बन गया। सही में वो दोनों ही अपनी बीवियों के सामने जीत नहीं सकते थे। वहीं इन चारों की लड़ाई देखते हुए मालती जी सबको चुप कराते हुए बोली, अरे अरे चुप भी हो जाओ सब। अगर सबको बच्चे ही चाहिए तो अपने अपने बच्चे कर लो, फिर पूरा दिन बच्चों के साथ खेलते रहना। मालती जी की बात सुन चारों के कान और गाल पूरी तरह से लाल हो गए और चारों ही अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगे। आखिर वो कैसे भूल सकते थे अपनी दादी को। हमको काम है तो हम आते हैं, अभिनय ने बहाना बनाते हुए कहा। हाँ हम भी पंडित जी को देखकर आते हैं, चिराग ने अपने फ़ोन को निकालते हुए कहा। लेकिन उनके बहाने को सब अच्छी तरह से समझ पा रहे थे और सब जोर जोर से हंसने लगे। मालती जी चारों के लाल चेहरे को देखते बोली, पहले हवेली में 2 टमाटर थे, अब 4 और बढ़ गए हैं। हाँ वो अलग बात है कि साथ में ये 2 मटर के दाने भी है। उसकी बात सुन बलराज ठाकुर और सीमा जी हंसने लगी। वहीं चारों एक दूसरे की आंखों में बिना देखे चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें भी बहुत ज़्यादा शर्म आने लगी थी अब। तभी सीमा जी की नज़र सामने से आ रही अक्षरा और कृति के ऊपर गई। उनकी आंखें एक पल के लिए भर गई, क्योंकि कृति ने आज कितने सालों बाद वो नंदिनी ठाकुर की साड़ी को पहने देखी थी। हाँ उन्हें ने ही ये साड़ी कृति को निकाल कर दी थी, क्योंकि आज से अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। वो कृति के पास गई और एक काला टीका उसके कान के पीछे लगाते हुए बोली, बहुत सी यादें ताज़ा कर दिए तुमने बेटा। ये कहते हुए वो कृति के माथे को सहलाने लगी और उसे नीचे झुककर उसे चूम लिया। कृति और अक्षराज ने नीचे झुककर एक साथ सीमा जी के आशीर्वाद लिया। फिर बलराज ठाकुर और मालती जी का उन्होंने आशीर्वाद लिया। उनकी नज़र अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों के ऊपर गई और वो दोनों ही इमोशनल हो गए। चलो बेटा नामकरण की पूजा का समय हो गया है। सीमा जी पंडित जी को देखते हुए बोली। सब लोग पूजा में बैठ चुके थे। पंडित जी मंत्रों को पढ़ रहे थे और साथ ही बहुत सी विधि करा रहे थे। पंडित जी ने दोनों बच्चों के ग्रह नक्षत्र को देखा और फिर कुछ देखते और सोचते हुए बोले, आपके बेटे का नाम आपको ध से और बेटी का नाम आपको अ से निकल कर आया है। बड़े ठाकुर बच्चे की बुआ नामकरण कर सकती है। अब ये सुनते ही सबके चेहरे खिल गए, क्योंकि इससे अच्छा क्या ही हो सकता था। ढ और अ से तो अक्षराज और कृति का भी नाम शुरू होता है। अक्षराज ने एक नज़र कृति की आंखों में प्यार से देखा, फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का नाम राव्या और पीहू रखे। अक्षराज ने जैसे ही ये बात कही, पीहू और राव्या एक पल के लिए शॉक हो गई और वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि अक्षराज ने उन्हें अपनी बहन माना था। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। चिराग और अभिनय भी अक्षराज की इस बात को सुनकर खुश हो गए। वो दोनों ही अक्षराज के नेचर से बहुत वाकिफ थे। अगर उसने कोई रिश्ता बनाया है तो वो आखिरी दम तक निभाएगा। पीहू बेबी बॉय के बगल में आई और राव्या बेबी गर्ल के पास आकर बैठ गई। दोनों ही बच्चे अक्षराज और कृति की गोद में दिया। पीहू ने धीरे से बेबी बॉय के कान में कुछ कहा और राव्या बेबी गर्ल के दोनों बच्चों के चेहरे पर छोटी छोटी स्माइल आ गई। ये देख पूरा परिवार खुश हो गया। आखिर बच्चों का नाम उनको जो पसंद आया था। चिराग ने जल्दी से पूछा, अब जल्दी से बताओ कि नाम क्या रखा है। उसकी जल्दबाजी देख सब लोग हंसने लगे और अभिनय ने अपना सिर ना में हिला दिया। पीहू ने बेबी बॉय की तरफ देखा और बोली, हमारे प्यारे बेबी बॉय का नाम धीरराज ठाकुर। इतना प्यारा सा नाम सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। अब राव्या ने बेबी गर्ल की तरफ देखा और बोली, और हमारी प्यारी बेबी गर्ल का नाम है स्तुति ठाकुर। एक बार फिर से पूरा ठाकुर हवेली खुशी से झूम उठा। बहुत खूब, नाम तो बड़े प्यारे प्यारे रखे हैं तुम दोनों ने। ये कहते हुए मालती जी ने बड़े बड़े नोटों के दोनों बच्चों के सिर पर पैसे घुमाते हुए पंडित जी को दे दिया।
पूजा संपन्न हो चुकी थी। अब बारी थी एक प्यारी सी फैमिली फ़ोटो की। सब लोग साथ आ चुके थे। अक्षराज और कृति भी अपने बच्चों को गोद में लिए थे। अक्षराज और कृति दोनों ने प्यार से अपने बच्चे को बारी बारी से देखा और साथ में बोले धीर और स्तुति। इसी के साथ चिराग ने कैमरे को टाइम सेट किया और जल्दी से भागकर पीहू के पास आकर खड़ा हो गया। वहीं अभिनय के हाथ राव्या के कमर पर थे और अक्षराज और कृति अपना सिर एक दूसरे से जोड़े हुए थे। मालती जी के एक तरफ बलराज ठाकुर और दूसरी तरफ सीमा ठाकुर। स्माइल द फैमिली फोटो। टुडे अक्षराज हैड एवरीथिंग ही हैड वंस ड्रीम ऑफ हिज हैप्पी फैमिली द एंड। तो दोस्तों, ये कहानी का ये लास्ट पार्ट था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसी के साथ मैं आपको एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। अच्छी लगी तो इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।